मजदूरों का दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है, क्यों मनाया जाता है? जो मजदूर हैं, आंदोलनकारी लोग हैं या मजदूरों का वेतन बढ़ाने की मांग, उनकी सेवा शर्तों को बेहतर करने की मांग करने वाले, सड़कें बनाई, जंगल काटे, पूरी सभ्यता दरअसल मजदूरों के कंधों पर सवार होकर ही यहाँ तक आई है। श्रमिक वर्ग का, मजदूरों का खून और पसीना है। मिस्र के पिरामिड जिन्होंने बनाए होंगे, उनकी आप कल्पना करिए कैसे पत्थर कहाँ तक गए होंगे, कैसे ले गए होंगे, और उन्हें बदले में कोई निश्चित मजदूरी नहीं मिलती रहेगी। जो इच्छा है दे दिया, और अगर काम में कोताही की तो कोड़े पड़ते रहे। अच्छा सर, ये लाल सलाम जो शब्द आता है वो जाहिर है रेड सल्यूट का अनुवाद है। पूरी दुनिया में कहीं रेड सल्यूट, कहीं लाल सलाम, इनकलाब जिंदाबाद, उन सारे के पीछे एक सपना है। जो 8 आवर्स मूवमेंट की मांग कर रहे थे, पूंजीपति इससे बहुत डर गए। वो इसे रेड टेरर कह रहे थे, लाल आतंक। ये बड़े आतंकी लोग हैं, ये तो साहब मजदूरी बढ़ाने की बात करते हैं और कहते हैं हम 8 ही घंटे काम करेंगे। 4 को फांसी हुई, और फांसी ऐसे नहीं दी गई। करीब 200 पूंजीपतियों ने, जैसे होता ना घेर के कोई आप डांस देख रहे हैं, उस तरह का आयोजन किया गया। जब भी मजदूरों ने मजदूरी बढ़ाने की बात की या सेवा सुरक्षा की बात की, हमेशा कहा गया ये विकास विरोधी लोग हैं। इस नए भारत में मजदूरों को अपनी आवाज उठाने का हक नहीं है कि हम मेहनत कश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं, एक देश नहीं, हम पूरी दुनिया मांगेंगे। मजदूरों का दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है, क्यों मनाया जाता है? क्या है इसके पीछे? नीरज, सबसे पहले तो बहुत बधाई, और आपको भी और पॉलिटिक्स को भी, कि ऐसे विषय पर आपने आज ये चर्चा छेड़ी है जिसके लिए अब कम से कम मीडिया में कोई जगह नहीं बची। एक ज़माना था जब मई दिवस आता था तो उसके पहले मई दिवस के महत्व वगैरह पर कुछ बातें अखबारों में भी आ जाती थी, लेकिन अब तो जो मज़दूर हैं, आंदोलनकारी लोग हैं, या मज़दूरों का वेतन बढ़ाने की मांग या उनकी सेवा शर्तों को बेहतर करने की मांग करने वाले देशद्रोही हैं। जैसा भी हमने नोएडा में देखा, जो लोग मांग कर रहे थे उनको पाकिस्तानी कनेक्शन के साथ जोड़ दिया गया, और मांग सिर्फ इतनी थी कि उन्हें जीवन निर्वाह लायक मजदूरी मिले। और जाहिर है मई दिवस के संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। दुनिया में जो भी चीज़ चमक रही है, जो भी चीज़, उसके पीछे श्रमिक वर्ग का, मजदूरों का खून और पसीना है। उनकी रात दिन की मेहनत है। सदियों तक वो बिना किसी प्रतिसाद की आशा में, यानी बिना उचित मजदूरी की आशा में, एक गुलाम की तरह काम करते रहे। दुनिया की बेहतरीन इमारतों का उन्होंने निर्माण किया, सड़कें बनाई, जंगल काटे, पूरी सभ्यता दरअसल मजदूरों के कंधों पर सवार होकर ही यहाँ तक आई है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि हज़ारों साल में जितना परिवर्तन नहीं हुआ है, उतना बीते 300-400 साल में परिवर्तन हुआ है दुनिया में, ख़ास तौर पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद। यानी जो औद्योगिक क्रांति जिसकी शुरुआत हम मानते हैं कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, आप कहिए, जब ख़ास तौर पर इंग्लैंड में जेम्स वॉट ने, मेरा ख्याल है 1769 था, जब भाप की शक्ति का आविष्कार किया उसने। उसके बाद फिर इंजन बने और मशीनीकरण तेज़ हुआ, और फिर एक नया वर्ग पैदा हुआ जिसे हम मजदूर वर्ग कहते हैं, जिसे एक नियमित वेतन मिलता था काम करने। उसके पहले दासों की तरह काम करते थे, बस आपको जो भी मिल दे दिया, एक सामंती समाज, बेकारी। हाँ, बस जिंदा रहो, जो मन हो दिया। नहीं, कोड़े भी पड़ते थे। मिस्र के पिरामिड जिन्होंने बनाए होंगे, उनकी आप कल्पना करिए कैसे पत्थर कहाँ तक गए होंगे, कैसे ले गए होंगे, और उन्हें बदले में कोई निश्चित मजदूरी नहीं मिलती रहेगी। जो इच्छा है दे दिया, और अगर काम में कोताही की तो कोड़े पड़ते रहे। लेकिन जब एक वर्ग के रूप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से जब फैक्ट्रियां बनने लगी और वहाँ नियमित काम होने लगा, तो एक वर्ग पैदा हुआ जिसके अंदर ये चेतना थी कि वो मजदूर है, एक फैक्ट्री में काम करता है, उसको एक मजदूरी मिलती है। अब सवाल ये होने लगा कि भाई मजदूरी कम है, और वो 14 घंटे 16 घंटे काम जो पूंजीपति थे उस समय वो कराते थे। उनकी स्थिति जहां वो काम करते थे वो भी बड़ी ख़राब थी। सुरक्षा की कोई एक व्यवस्थाएं नहीं होती थी, आप कभी भी मशीन में कट जाते थे। महिलाओं और बच्चों से भी ऐसे ही काम लिया जाता था।
और न्यूनतम मजदूरी दी जाती थी। ऐसे में मई दिवस लेकिन इंग्लैंड या किसी आजकल जिन्हें हम समाजवादी देश कहते हैं वहां से उसका जन्म नहीं हुआ। हमें 140 साल पहले अमेरिका जाना पड़ेगा। अमेरिका ये बड़ी एक दिलचस्प बात है कि जिसे हम पूंजीवाद का मक्का कहते हैं, वहां के मजदूरों ने अपने खून से उस झंडे को रंगा था जिसे आज लाल झंडा कहा जाता है। पूरी दुनिया में मजदूरों का वो प्रतीक है लाल झंडा। अच्छा सर, ये लाल सलाम जो शब्द आता है वो उसी वो वहीं जाहिर से है आ रेड रहा है। सल्यूट का अनुवाद है। पूरी दुनिया में कहीं रेड सल्यूट, कहीं लाल सलाम, इनकलाब जिंदाबाद, ये उन सारे के पीछे एक सपना है। लेकिन पहले हम जरा अमेरिका की बात करें। अमेरिका में ऐसा क्यों हुआ? अमेरिका में आप जानते हैं अमेरिका इंग्लैंड की कॉलोनी थी और पहले तो कृषि व्यवस्था ही थी। मतलब आपको कृषि उत्पाद की का ही मतलब अमेरिका में जो क्रांति हुई उसका जो नायक था जॉर्ज वॉशिंगटन, जो पहले राष्ट्रपति थे, वो भी एक धनी किसान ही थे। तंबाकू की खेती करते थे, बाद में गेहूं वगैरह। 32 वर्ग किलोमीटर का उनका फार्म था जिसमें 5 फार्म थे और उनके 300 दास थे जो काम करते थे। और उन्हीं दासों की वजह से वहाँ पर 1860 में गृह युद्ध भी हुआ था, क्योंकि दक्षिण के जो राज्य थे वो दास प्रथा का अंत नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें कृषि गुलामों की ज़रूरत थी, है ना। बहरहाल इसके साथ साथ वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ भी लगना शुरू हुई। पहली इंडस्ट्री 1790 में सैमुअल स्लैटर करके एक सज्जन थे जिन्होंने वहाँ पर एक टेक्सटाइल मिल लगाई। जी 1790 यानी आप सोचिए तो अभी 250 साल का भी मसला नहीं है। अमेरिका में पहली मिल लगी थी और फिर धीरे धीरे मिलों की तादाद बढ़ती गई और जैसा मैंने बताया कि मजदूर एक वर्ग के रूप में भी सामने आने लगा। और जब 1860 में वहाँ गृह युद्ध हुआ, वो जाहिर है दास प्रथा को लेकर हुआ था, लेकिन साथ साथ लोगों के अधिकारों की बात, यानी जैसे कृषि गुलाम जो थे उनके अधिकार की बात उठी, उसको लेकर इतना तनाव बढ़ा कि अब्राहम लिंकन की हत्या तक हो गई। जी लेकिन इसने क्या किया कि एक चेतना भी बढ़ाई, वर्गीय चेतना भी बढ़ाई कि हम मजदूर हैं, हमें भी जीवन का हक है। और एक 8 आवर्स मूवमेंट चला। 8 आवर्स मूवमेंट। 8 आवर्स मूवमेंट, वो मूवमेंट क्या था? 8 आवर्स मूवमेंट के तहत मजदूर नेताओं ने ये मांग की कि हमें मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार है, डिग्निटी ऑफ लाइफ। यस। आप हमें 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे सामाजिक कार्य हम कर सके। हमारे जीवन को इस तरह होना चाहिए। हम 16 घंटे काम करें, फिर किसी तरह बस सो जाएं, फिर उठें और फिर मशीन में लग जाएं, ये नहीं होना चाहिए। तो 8 आवर्स मूवमेंट चला बाकायदा, और ख़ास तौर पर 1880 के बाद इसमें बहुत गति आ गई। और इस बीच दुनिया में कुछ प्रयोग हो चुके थे। 1848 में कार्ल मार्क्स का कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो आ गया था। उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात कही जो शायद मजदूर वर्ग को समझने के लिए, उनके शोषण को समझने के लिए सबसे बुनियादी बात है। मार्क्स ने एक तो कहा कि दुनिया का इतिहास दरअसल वर्ग संघर्ष का इतिहास है। इसके साथ साथ जो उन्होंने मजदूरों की मेहनत की लूट का पर्दाफाश किया वो सबसे इंपॉर्टेंट था। वो था सरप्लस वैल्यू का सिद्धांत। सरप्लस वैल्यू क्या हुई? मान लीजिए एक मजदूर को निश्चित मजदूरी मिलती है, कोई भी XYZ कह लीजिए, या मान लीजिए 200 रुपए मिल रहा है, लेकिन 200 रुपए के मूल्य का सामान वो 4 घंटे में बना देता है। बाकी 4 घंटे, अगर 8 घंटे वो काम कर रहा, बाकी जो 4 घंटे हैं वो पूंजीपति का मुनाफा है जिसकी कोई कीमत वो मजदूर को नहीं दे रहा है। तो जो सरप्लस वैल्यू है, जिसे अधिशेष मूल्य हिंदी में कहते हैं, उसका अर्थ यह है कि मजदूर जो उत्पादन है उसके पीछे मजदूर का श्रम है, लेकिन उसे जो भुगतान मजदूरी के रूप में दिया जा रहा है वो उसके कुल उत्पाद का एक बहुत छोटा हिस्सा है, और जो बड़ा हिस्सा जो उसे नहीं दिया जा रहा है वही पूंजीपति का मुनाफा है, और यही शोषण है। अब इसमें एक चीज़ आप ये समझिए, मजदूर कई तरह के हो गए, खेतीहर मजदूर हो गए, मिल मजदूर हो गए, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में जो मजदूर लगते थे वो तमाम लोग हो गए। भाई खेतीहर मजदूर मजदूरी कब करेगा? जब खेत होंगे। खेत तो उसके पास नहीं है, खेत तो बड़े किसान के पास है। वो खेत ही नहीं होगा तो आप मजदूरी का क्या करेंगे?
अगर खेत में रोपने के लिए बीज ही नहीं होगा तो आप क्या मजदूरी करेंगे? मिल नहीं होगा, मशीनें नहीं होंगी तो आप मजदूरी क्या करेंगे? जो व्यक्ति खेत दे रहा है या जो व्यक्ति मिल स्टेब्लिश कर रहा है, जो व्यक्ति मशीनें खरीद रहा है, शर्तें तो उसकी चलेंगी, आपकी क्यों चलेंगी? नहीं, बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं, लेकिन उसने न मशीनें पैदा की हैं, ना उसने धरती पैदा की है। यानी ये ज़मीन क्या कोई किसी ने पैदा किया है? ये तो धरती तो सबकी सामूहिक संपत्ति है ना। मतलब मानव जाति ने इस धरती को जोतने लायक बनाया। ठीक है, किसी के पास ताकत थी, उसने ज़्यादा कब्जा कर लिया, शासन प्रशासन राज्य बनाए, लेकिन एक समय ऐसा आया जब हम सभ्यता की ओर आगे बढ़ते हैं। और ख़ास तौर पर यहाँ खेत मजदूर एक अलग बात है कि वहाँ पर आप खेती जो है, खेती का ढांचा एक सामंती ढांचे में आता है। लेकिन जो आधुनिक युग, जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से शुरू होता है, जिसमें मिल मजदूरों की एक कल्पना होती है, जो एक निश्चित समय पे फैक्ट्री के अंदर जाएंगे, फिर वो काम करेंगे और वो वहाँ पे उत्पाद होगा। तो मार्क्स ने बताया कि जो ये सरप्लस वैल्यू है, ये दरअसल मजदूरों की मजदूरी की लूट है और यही पूंजीपतियों का मुनाफा है। और इस मुनाफे का इस्तेमाल करके वो ऐसी राज्य व्यवस्था को बनाते हैं जो मजदूरों को उनके अधिकार को एक तरह से दमन करते। अगर अधिकार की आवाज़ उठाएगी तो राज्य व्यवस्था उसका दमन करेगी, जैसे हम भारत में भी देख रहे हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, दुनिया में इसकी लहर पैदा हुई। 1871 में पेरिस कम्यून जैसी घटना हुई, जिसमें 72 घंटे तक 18 मार्च से लेकर 28 मई 1871 वहाँ पर मजदूरों ने, समाजवादियों ने, क्रांतिकारियों ने वहाँ पर पेरिस शहर पर कब्जा कर लिया था। ये 72 दिन तक चला और उसमें उन्होंने मजदूरों की मजदूरी और जो सरकारी अधिकारी हैं उनकी मजदूरी बराबर, उनका वेतन बराबर कर दिया। मजदूरों का राज का वो पहला प्रयोग था 1861 का, उसे पेरिस कम्यून कहते हैं। कम्यून मतलब जिसमें सब बराबर हैं, जिससे आगे चलकर एक कम्युनिस्ट वर्ड या कम्युनिस्ट घोषणा पत्र मार्क्स की बात हुई। तो ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं कि हम समझ सकें कि शिकागो में ऐसा क्यों हुआ। वहां अमेरिका में कोई समाजवादी देश नहीं था वो, लेकिन ये सारी खबरें पूरी दुनिया में फैल रही थी और ख़ास तौर पर जो मजदूरों को संगठित करने वाले तमाम क्रांतिकारी थे, वो मजदूरों को ये बता रहे थे कि आपको भी एक मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। और इन लोगों ने जो 8 आवर्स मूवमेंट की मांग कर रहे थे, पूंजीपति इससे बहुत डर गए। वो इसे रेड टेरर कह रहे थे, लाल आतंक। ये बड़े आतंकी लोग हैं, ये तो साहब मजदूरी बढ़ाने की बात करते हैं और कहते हैं हम 8 ही घंटे काम करेंगे। तो हुआ ये कि 8 आवर्स मूवमेंट लगातार बढ़ रहा था। पूरे अमेरिका में बड़े बड़े बैनर लगाए जा रहे थे, तस्वीरें लगाई जा रही थी, जिसमें एक व्यक्ति है जो आराम कर रहा है, उसमें लिखा है 8 आवर्स आराम, 8 आवर्स काम और 8 आवर्स की उसे नींद चाहिए। यानी 8 घंटे काम, 8 घंटे सोना या आराम और 8 घंटे सामाजिक गतिविधि, जिसमें वो क्लब जाए, वो अखबार पढ़े, मनोरंजन करे, तभी वो एक स्वस्थ व्यक्ति रह सकता है। जो आज हम मानते हैं, आज वैज्ञानिक दृष्टि से अगर हम मानव शरीर को लेकर बात कर रहे हैं तो 8 घंटे के, अब तो 6 घंटे की बात हो रही है। तो बहरहाल, लेकिन उस समय ये बहुत माना गया कि ये तो बड़े खतरनाक लोग, बड़ी बात थी, खतरनाक लोग हैं। और फिर शिकागो में वो तारीख थी 1 मई 1886, 140 साल पहले एक बड़ी हड़ताल का आयोजन हुआ। उस हड़ताल में मतलब हज़ारों फैक्ट्रियाँ, शायद 11,000 फैक्ट्री, और करीब उन फैक्ट्रियों के 4 लाख मजदूर सड़क पर आ गए। 4 लाख, शिकागो और पूरे देश में, खास तो शिकागो में सबसे बड़ा प्रदर्शन हुआ और उस प्रदर्शन से सब हिल गए। और उस समय सरकार जो थी वो पूरी तरह से मतलब पूंजीपतियों के या उस समय का जो सामंती वर्ग था उसके पूरे नियंत्रण में थी और बहुत ही मतलब घबराहट फैल गई। और 1 तारीख के जुलूस के बाद एक पूरा तनाव था शिकागो में। फिर 3 मई को एक घटना हुई जिसमें पुलिस की गोलीबारी से कई लोग मारे गए। 3 मई को 4 मजदूर पुलिस की गोली से मारे गए। और फिर 4 मई को वहाँ हे मार्केट एक जगह थी, उसके हे मार्केट स्क्वायर पर मजदूरों की एक सभा हो रही थी जिसमें एक बम चल गया। वो कहते हैं कि वो सरकार या उस समय का जो प्रशासन था उसका ही एक षड्यंत्र था, जिसमें एक पुलिस वाले की मौत हो गई और 5 घायल हो गए। और उसके बाद अंधाधुंध गोलियां चली, कई मजदूर मरे, सैकड़ों घायल हुए। और उसमें 8 नेताओं को, मजदूर को जो नेता थे, जो दरअसल
उस जमाने में अराजकतावादी भी कहे जाते थे, उन्हें अराजकतावादी कहा जाता था, जो एनार्किस्ट। आज की तरह एनार्किस्ट वर्ड नहीं था, उसमें एनार्किस्ट का मतलब था जो तमाम व्यवस्थाओं को चुनौती दे रहा था। तो उनमें वो बाकायदा पकड़े गए 8 लोग, और उन 8 लोगों में बाद में कुछ 2 लोगों को माफ़ी मिल गई, एक की मृत्यु हो गई, एक को सिर्फ 15 साल की सज़ा हुई, 4 को फांसी हुई। और मैं इस मौके का इस्तेमाल करके उन चारों शहीदों का नाम पढ़ना चाहता हूँ। मैं लिख के लाया हूँ। अल्बर्ट पार्सन्स, ऑगस्ट स्पाइस, जॉर्ज एंजल, एडोल्फ फिशर। 11 नवंबर 1887 को इन चारों को फांसी दे दी गई। और फांसी ऐसे नहीं दी गई, फांसी जब दी गई थी तो सैकड़ों, करीब 200 पूंजीपतियों ने, जैसे होता ना घेर के कोई आप डांस देख रहे हैं, उस तरह का आयोजन किया गया। चारों तरफ लोग बैठे और एकदम उनको फांसी दी गई। और इस पूरी घटना ने पूरी दुनिया को हिलाया, ख़ास तौर पर मजदूर वर्ग को। और जो सेकेंड सोशलिस्ट इंटरनेशनल आप कह सकते हैं, जो सेकेंड इंटरनेशनल कहा जाता है, वो 1889 में, उसमें ये घोषित हुआ कि पूरी दुनिया में 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाएगा। तो 1 मई, अच्छा, जो गोलियां चली थी उस रक्त से मजदूरों का जो झंडा था वो लाल हो गया था। तो वो लाल झंडा वहां से आया। और नोएडा में जो स्थिति हमने देखी वो एक उदाहरण मात्र है। तो संविधान प्रदत्त अधिकार होने के बावजूद मजदूरों की तरफ से, मजदूरों की ओर से कोई बहुत बड़ा आंदोलन हम क्यों नहीं देखते हिंदुस्तान में? क्या जाति इसके पीछे एक बड़ा कारण है? पहली बात तो मैं ये, आप अगर पिछला आप इतिहास देखें तो आपको बड़ी बड़ी मजदूरों की हड़ताल के उदाहरण मिलेंगे। एक वर्ग के रूप में संगठित होने और संगठित करने के महाप्रयास भारत में हुए हैं, बार बार हुए हैं। ये अलग बात है कि ऐसे हर प्रयास को, जब भी मजदूरों ने मजदूरी बढ़ाने की बात की या सेवा शर्तों को बेहतर करने की बात की, सेवा सुरक्षा की बात की, हमेशा कहा गया ये विकास विरोधी लोग हैं। एग्जैक्टली, जो मेरा सवाल था। हाँ, यानी आप चाह रहे हैं, विकास की शर्त ये रखना चाह रहे हैं कि मजदूर सर झुकाकर चुपचाप जो उससे कहा जाए वो करता रहे, तभी आप मानेंगे कि वो विकास के साथ है। अगर वो कहता है नहीं, हमें हमारा अधिकार दो, वो अधिकार जो संविधान की ओर से हमसे वादा किया गया है, तो हम, मतलब वो मजदूर फिर जो है अशांति पैदा कर रहा है। ऐसा पहले नहीं था। पिछले 10-12 सालों में हम एक नया भारत देख रहे हैं। ये नया भारत, इस नए भारत में मजदूरों को अपनी आवाज़ उठाने का हक नहीं है। अब हमारी फिल्मों में भी वो गाने आपको नहीं मिलेंगे कि हम मेहनत कश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं, एक देश नहीं, हम पूरी दुनिया मांगेंगे। अब सेंसर बोर्ड ही कहिए उसको, कह दे कि ये सब क्या है भाई, आप मजदूरों में असंतोष फैला रहे हैं।